हे व्हाट्सअप फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ एग्जाम वॉरियर। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर में। एग्जाम वॉरियर आपके लिए लाया है हिस्ट्री के एमसीक्यूज। मैं आपको बता दूं कि कल के क्लास में हमने हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री देखा था, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्टोरिकल रिसोर्सेज, ऐतिहासिक स्रोत से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। तो टाइम को वेस्ट किए बिना चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर देते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा और जीएस का पेन किलर मिलेगा। सो अगर आप हमारे चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन फटाक से पहुंच जाए। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न श्रृंखला है उसमें प्रश्न नंबर 1 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 को स्टार्ट करते हैं। तो अभी का जो पहला सवाल है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाली स्रोतों को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ऐतिहासिक स्रोत, भौगोलिक स्रोत, सामाजिक स्रोत या फिर राजनीतिक स्रोत। तो बताइए, लाइव चैट में जाइए और फटाफट से कमेंट करके बताइए कि क्या होगा करेक्ट आंसर। तो मैं आपको बता दूं कि बीते हुए युगों की जो घटना होती है उसकी जानकारी, उनके संबंध में जो हमें जानकारी मिलती है ना, वो ऐतिहासिक स्रोत से मिलती है। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत कहने का मतलब है पुरातत्व, ठीक है, स्मारक, सिक्के, अभिलेख, शिलालेख, इस तरह के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो होते हैं ऐतिहासिक स्रोत। क्या होते हैं? ऐतिहासिक स्रोत। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए हम लोग अपना स्टेटमेंट देखें। आपके ऑप्शंस हैं, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। थर्ड ऑप्शन है, साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है, साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। तो आपको बताना है इसका आंसर, तो फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर। चलिए मैं आपको बता दूं कि साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका वेद से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग वेद पर चर्चा कर लेते हैं। वेद के बारे में बता दूं कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारा। ठीक है, ये वेद के रचयिता जो है वो ब्रह्मा जी हैं और इनके जो संकलन करता है वो महर्षि कृष्णदेव जी है। ठीक है, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में बताऊं तो ये सबसे प्राचीन वेद है। और अगला प्रश्न जो है हमारा वो ये है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो मैंने आपको अभी भी बताया एक सबसे प्राचीन वेद है और प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जो बताया गया है वो हमारे ऋग्वेद में बताया गया है। किसमें बताया गया है? ऋग्वेद में बताया गया। ऋग्वेद के बारे में मैं आपको अगर और बताऊं तो इसमें ऋचाओं के ज्ञान का संकलन है। ठीक है, इसमें 10 मंडल हैं, 128 सूत्र हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गायत्री मंत्र जो है वो हमारे ऋग्वेद से ही लिया गया है। और एक स्टोरी है, आपने सुनी होगी कि वामन अवतार, जब विष्णु जी का वामन अवतार हुआ था और 3 पैरों में उन्होंने अपना उन्होंने हमारी पूरी पृथ्वी को नाप दिया था। तो ये वाली जो स्टोरी है ना, ये भी आपको ऋग्वेद में मिल जाएगी। और अस्तो मा सद्गमय, ये जो वाक्य है, ये जो कथन है आपका अस्तो मा सद्गमय, ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? आपके ऑप्शन है संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद या फिर पुराण। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? आपके ऑप्शन है संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण। आपको बता दें पुराण जो है वो श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है। पुराण के बारे में मैं आपको बताऊं तो पुराण जो है ना, संख्या में कुल 18 है और मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलव्य है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर महाभारत। तो फटाफट से बताइए आपके आंसर। इसका करेक्ट आंसर है महाभारत। महाभारत इस बात का दावा करता है कि जो उस ग्रंथ महाभारत ग्रंथ इस बात का दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। ठीक है, तो महाभारत के बारे में आपको बताऊं तो महाभारत का युद्ध हुआ था जो कि 18 दिनों तक चला था और कौरव वर्सेस पांडव आपको पता है, और पांडवों की इसमें जीत हुई थी। तो चलिए
अगला प्रश्न हम देख लेते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ, आपको बता दें कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। रिपीट तो हर बार होता है क्वेश्चन, बट बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ के बारे में आपको बताना है कि कौन से धर्म का धर्म ग्रंथ है। तो आपके ऑप्शन है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या फिर हिंदुओं का। ठीक है, बीपीएससी भी बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है। त्रिपिटक, त्रिपिटक के बारे में आपको बताऊं तो ये बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। ठीक है, और त्रिपिटक में 3 पिटकों की चर्चा की गई है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, और इनकी जो भाषा है वो पाली भाषा है। कौन सी भाषा है? पाली भाषा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब हम, जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है वो किसका ग्रंथ है? आपके ऑप्शन है वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव। आपको बताने हैं कि जातक किसका ग्रंथ है। तो आपको बता दें कि जातक जो है ना बौद्ध धर्म ग्रंथ है, और जातक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जातक में भगवान गौतम बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? आपके ऑप्शन है नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या फिर कुमारिल भट्ट। मिलिंद पन्हो में 2 लोगों का संवाद है, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद है आपको बताना है। तो आपको बता दें कि ये बौद्ध भिक्षु जो है ये नागसेन है। नागसेन और मिलिंद के संवाद जो है वो दिया हुआ है मिलिंद पन्हो में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या फिर तिरुवल्लुवर का तिरुवकुलर। ठीक है, तिरुवकुलर। तो आपको बताना है कि किसकी तुलना मैकियावेली के, हम लोग मैकियावेली का प्रिंस, मैकियावेली जो है प्रिंस उनकी पुस्तक है, तो मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जा सकती है? तो आपको बता दें कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है इसकी तुलना हम लोग किससे करते हैं? मैकियावेली के प्रिंस से करते हैं। ठीक है, और प्रिंस जो है मैकियावेली की पुस्तक का नाम है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। तो सबसे पहले कौटिल्य के बारे में बता दूं आपको। कौटिल्य, जिनको हम लोग चाणक्य या उनका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है, विष्णुगुप्त संभवतः बताया जाता है उनका नाम। तो कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। किस पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के बारे में बता दूं कि कौटिल्य की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। ठीक है, और कौटिल्य को नंद वंश का विनाशक माना जाता है कि एक बार ऐसा हुआ था कि मगध के राजा ने किसी कारणवश कौटिल्य की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर दी थी, बेइज्जती कर दी थी। तो तभी उन्होंने ठान लिया था कि वो नंद वंश का विनाश करके रहेंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने क्या बोलते ट्रेन किया। देन चंद्रगुप्त मौर्य के हेल्प से उन्होंने नंद वंश का खात्मा कर दिया, नंद वंश का विनाश कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो मौर्य वंश के स्थापना में भी कौटिल्य का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 11वां नंबर प्रश्न, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी भी इस क्वेश्चन को बार बार करता है। तो कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या फिर राजतरंगिणी। तो आपको बता दें कि कल्हन की पुस्तक जो है वो है राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी में क्या है? कश्मीर का इतिहास। आप याद रखेंगे, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजतरंगिणी में किसका उल्लेख है? कश्मीर के इतिहास का उल्लेख है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है वेदव्यास, पाणिनि, सुखदेव या फिर वाल्मीकि। किसके द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है? तो आपको बता दें अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। किनके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। और संस्कृत भाषा का व्याकरण, ठीक है, संस्कृत भाषा के व्याकरण की जो प्रथम पुस्तक है वो है अष्टाध्यायी। और इसमें जो है ना मौर्य वंश के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है आपको इससे।
और इसमें जो है ना लिपि शब्द का सबसे पहली बार इसी में लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला आ जाएगा आपका महाभाष्य। महाभाष्य भी काफी इंपॉर्टेंट है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास या फिर भारवी। महाभाष्य, महाभाष्य की रचनाकार कौन है? महाभाष्य की रचनाकार है पतंजलि। कौन है? पतंजलि। ठीक है, और पतंजलि के बारे में आपको बता दूं कि ये पुष्यमित्र शुंग के लेखक थे ये। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के दरबारी लेखक थे। और महाभाष्य में आपको शुंगों का इतिहास मिलेगा। क्या मिलेगा? शुंग वंश का इतिहास मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। आपको बताना है कालिदास ने जो नाटक लिखी थी या फिर रची थी मालविकाग्निमित्र, उसमें जो है मालविका तो कह सकते हैं कि नायिका थी। ठीक है, तो इसका नायक कौन था आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन से पुष्यमित्र शुंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो अगर आप चाहें तो जाकर के स्टोरी के बारे में जरूर देखिएगा। और गौतमी पुत्र सतकर्णी, अग्निमित्र या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पुष्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्र सतकर्णी, अग्निमित्र या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, मालविका अग्निमित्र, तो ये जो है ना, इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली आप याद रख सकते हैं। मालविका अग्निमित्र आप याद रखेंगे कि कालिदास इसके लेखक हैं और मालविका नायिका है इसकी और अग्निमित्र जो है ना इसके नायक है। ठीक है, मालविका और अग्निमित्र की स्टोरी है इसमें। मालविका अग्निमित्र कालिदास द्वारा रचित। ठीक है, चलिए फिर आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शन है कालिदास, वानभट्ट, वाल्मीकि, वेदव्यास। ठीक है, तो हर्षचरित की अगर हम बात करें तो हर्षचरित में हर्षवर्धन की जीवनी है। और आपको बता दें कि ये पहली ऐतिहासिक जीवनी है, इससे पहले कभी भी कोई जीवनी नहीं लिखी गई थी। ठीक है, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। कालिदास के द्वारा लिखी गई है, वानभट्ट के द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है या फिर वेदव्यास के द्वारा लिखी गई है। तो आपको बता दें कि हर्षचरित के रचयिता है वानभट्ट। कौन है? वानभट्ट। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम आपको बताना है कि विक्रमांक चरित्र के रचनाकार कौन है। आपके ऑप्शन से कल्हन, विल्हन, वाल्मीकि, वेदव्यास। कौन है विक्रमांक चरित्र के रचनाकार? कल्हन, विल्हन, वाल्मीकि या फिर वेदव्यास। तो आपको बता दें विल्हन है विक्रमांक चरित्र के रचनाकार, और विल्हन जो है वो कश्मीरी कवि है। कौन से कहाँ के कवि है? कश्मीरी कवि है। ठीक है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो चंद्रबरदाई जो है हमारे इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी फेज आपको मिलेगा देखने को चंद्रबरदाई की जो पुस्तक है उसमें। और आपके ऑप्शंस है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, परमाल रासो या फिर विशलदेव रासो। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो की पुस्तक है चंद्रबरदाई चंद्रबरदाई द्वारा लिखी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के बारे में आपको बताऊं तो चंद्रबरदाई ने इसको लिखा था और पृथ्वीराज तृतीय की जीवनी आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, और इसकी भाषा जो है वो पिंगल है, पिंगल भाषा में इसको लिखा गया था। आपको बता दें कि इसमें ये जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, वो हमारे हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट फेज देखने को मिलेगा। और इसमें कुल 69 अध्याय मिलेंगे आपको। और छंद की बात करें तो 16,306 छंद हैं इस पुस्तक में। ठीक है, और पृथ्वीराज तृतीय का आपको इसमें जीवनी मिलेगा। आप इसकी भाषा याद रखेंगे, पिंगल भाषा है इसकी। ठीक है, आपका अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। आपके ऑप्शंस है नियार्कस, एनासिक्रिटस या फिर एरिस्टोबुलस या हेरोडोटस। इन चारों में से कौन है वो जो सिकंदर के साथ भारत में आने वाला इतिहासकार नहीं है, मतलब सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे। इन चारों में से कौन है? तो आपको बता दें कि ये तीनों जो है वो सिकंदर के साथ भारत आए थे, लेकिन हेरोडोटस जो है वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे और वो यूनानी यात्री थे। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया। आपके ऑप्शन है मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग या फिर इतिसिंह। तो आपको बता दूं
कि मेगास्थनीज के द्वारा भारत की यात्रा सबसे पहले की जाती है। और मेगास्थनीज जो है यूनानी यात्री हैं और वो यूनान के राजदूत के रूप में आते हैं और सेल्यूकस निकेटर उन्हें भेजते हैं। ठीक है, और किनके दरबार में भेजते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो आते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न जो है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या फिर इंडिका। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर अभी आपको नहीं बताऊंगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाइए और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है आपको जरूर पता होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से रात को 8 बजे और कल फिर से हम ऐतिहासिक स्रोत के कुछ क्वेश्चंस को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट किए जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर से बोलूंगी, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो इस चैनल को, एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। Thank you so much for watching.